कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा धीरे धीरे भारत में भी बढ़ने लगा है। राजधानी दिल्ली में जहां सोमवार तक मात्र 2 मामले थे इस नए वेरिएंट के, वो मंगलवार को बढ़कर 6 हो गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को ही जानकारी दी थी कि दिल्ली में जरूरत पड़ने पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और अब ऐसे में 4 जो नए मामले आए हैं, इसके बाद राजधानी में पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी या कुछ और पाबंदियां लगाई जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें 6 में से 1 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोई भी मामला गंभीर नहीं है। जितने भी मरीज LNJP अस्पताल में भर्ती हैं, वे सभी स्टेबल हैं। दिल्ली में अभी तक जो एयरपोर्ट से पेशेंट्स LNJP भेजे गए, टोटल 74 लोगों को भेजा गया। 36 अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो अभी अस्पताल में 38 लोग हैं। ओमिक्रॉन जो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, टोटल 6 लोग अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 1 ठीक हो चुके हैं, जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी चुकी है। अभी 5 हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है जो ओमिक्रॉन से ग्रसित है। सर ये अभी नए कितने आए हैं? कल 2 पहले थे, तो इसका मतलब 4 और कंफर्म हुए हैं। कल जो हुए थे उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सर इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। ये पूछे जाने पर कि अब तक की स्थिति देखते हुए ओमिक्रॉन के बारे में क्या कहा जा सकता है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक जितने भी मामले आए उसमें से कोई भी गंभीर नहीं है, लेकिन ये कोरोना का वेरिएंट है, तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये कितना घातक है और कितना ट्रांसमिसिबल है। देखिए, अभी तक जो देखने में आया वो तो बहुत सीरियस तो कोई नहीं हुआ। अभी तक तो सारे नॉर्मल ही हैं, ऐसा तो अभी तक नहीं देखने में आया, परंतु देखिएगा टाइम बताएगा जो भी। लेकिन आगे की क्या तैयारी रहेगी? तैयारियां हम बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं, और जिसके लिए मतलब ओमिक्रॉन है या कोरोना के दूसरा वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट है, पूरे कोरोना की हम तैयारी की हुई है। दिल्ली में 4 मामले सामने आने के बाद अब देश में ओमिक्रॉन के मामले 45 हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से 2 और लोग सोमवार को संक्रमित पाए गए थे। राज्यों की बात करें तो राजधानी दिल्ली को मिलाकर 8 राज्यों में नया यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल है। इन राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। महाराष्ट्र में 20 मामले, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 6 और चंडीगढ़ में 1 मामले की पुष्टि हुई है। अभी तक माना जा रहा था कि कोरोना का ये नया वेरिएंट जानलेवा नहीं है, लेकिन सोमवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 1 मरीज की मौत हो गई। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने जानकारी दी कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। यह वैक्सीन के असर को भी कम करता है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसके लक्षण मरीज पर ज्यादा नजर नहीं आते हैं। दुनिया भर में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन अब तक 64 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। वाराणसी में पीएम मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। इसके साथ 1 महीने तक दिव्य काशी भव्य काशी को लेकर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो चुका है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के काशी विश्वनाथ धाम पर दिए बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल सोमवार को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया था। इस पर अखिलेश यादव से पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बनारस रहने के लिए अच्छी जगह है, आखिरी समय में बनारस में ही रहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। अखिलेश के इस बयान पर बवाल तो होना ही था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश के बयान पर सख्त नाराजगी जताई।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनकी सोच को दिखाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बिना नाम लिए तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस तस्वीर को देखकर जिन्ना प्रेमियों का कल से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव मंगलवार को जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा में शामिल होने से पहले पीएम मोदी के लाल टोपी वाले तंज पर पलटवार किया। लाल रंग ये समझते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? अध्यक्ष जी, उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता है? बताओ, सिंदूर का रंग लाल है। भाजपा को आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदूर का रंग लाल है कि नहीं है? नहीं, वो ठीक है, उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे, तो भाजपा को आप क्या बताना चाहते हैं? ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। साथ ही पीएम मोदी के काशी में गंगा स्नान पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मां गंगा में पीएम ने डुबकी लगाई, लेकिन सीएम ने नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा के साथ साथ प्रदेश की सारी नदियों का जल मैला है। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं। मोबाइल नीचे कर ले यार। कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई होगी? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। जाहिर है चुनावों के प्रचार के दौरान हर नेता अपने आक्रामक बयानों से विरोधी नेता को घेरना चाहते हैं, लेकिन कई बार नेता शब्दों की मर्यादा भी लांघ जाते हैं, जिससे विरोधियों को भी हमलावर होने का मौका मिलता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ओवैसी साहब, लखीमपुर खीरी मामले में जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसकी जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो शुरू से सब लोग पर आया हो चुकी थी कि उन किसानों की हत्या एक प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान तरीके से की गई, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस हत्या को किसानों की सुमोटो नहीं लेता तो योगी और मोदी सरकार उसको बचा लेती। एसआईटी बनाई गई, अब उस पुलिस ऑफिसर को हालत मजबूरी में सच्चाई को बयान कर रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद कह रहा है कि ये हत्या प्री मेडिटेटेड थी, कॉन्स्पिरेसी थी। तो अब जब ये बात सामने आ चुकी है तो क्या मोदी सरकार अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को खारिज करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अगर इंसाफ को सरबुलंद रखना है, इंसाफ को कामयाब करना है, तो उनको हटाना पड़ेगा। ये कैसे इंसाफ होगा कि आप बताइए कि एक्यूज बेटा है और बाप मंत्री है, घर में साजिश हो रही है 5 लोगों के कत्ल करने की, और मंत्री रहेंगे? क्या पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, देश के प्रधानमंत्री? लेकिन सत्ता पक्ष का और सरकार का तो ये कहना है कि मंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि उनका बेटा उस समय वहाँ मौजूद ही नहीं था। अब ये आयोग की रिपोर्ट आई है, मंत्री जी तो पहले धमकी दे चुके हैं कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। अब आयोग ये कह रहा है कि प्री प्लान तरीके से भी रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। तो हम प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप इनको हटाइए, जब तक ये ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता उसके बाद आप देखिए। कोई क़यामत या आसमान गिरने वाला नहीं है ना। मगर इसलिए नहीं हटाएंगे प्रधानमंत्री क्योंकि उस अपर कास्ट का वोट चाहिए, जिस कास्ट से उस मंत्री जी का ताल्लुक़ है। उनका बेटा जेल में रह सकता है 5 लोगों की हत्या के नाम पर, और उनको मंत्री भी रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ जो बड़ा दावे करते हैं माफिया का, बुलडोज़र नहीं भी जाएंगे, उसका घर नहीं तोड़ाएंगे उस एक्यूज़ का।
संसद सत्र चल रहा है तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति, क्या मामला हम तो देंगे एडजर्न मोशन, इस पर हमको उठाने की कोशिश करेंगे। अगर स्पीकर साहब इजाज़त दिए तो हम बोलेंगे पार्लियामेंट। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप भी लड़ने जा रहे हैं, ये मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे हो, या आजकल अखिलेश यादव और भाजपा के बीच बहुत ज़्यादा चल रहा है, औरंगजेब की बात हो रही है, जिन्ना की बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है, किस तरह से आप लोग वहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, किन मुद्दों पर आप लड़ेंगे? नहीं, बहुत से मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमत का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मसला है, और सबसे अहम कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बनाने की हम जो जहद कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मसला है। जम्मू कश्मीर में सोमवार शाम को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकियों ने बाइक पर आकर जवानों से भरी बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि सोमवार को हुए आतंकवादी हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों में शामिल कांस्टेबल रमीज अहमद की रात में अस्पताल में गंभीर हालत के बाद निधन हो गया। वहीं इससे पहले इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शहीद हुए थे। हमले में 11 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका श्रीनगर के 2 अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि 2-3 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, जिसमें सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन की एक बस को निशाना बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये जैश-ए-मोहम्मद संगठन का आतंकी सेल है। वहीं इस हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने रिपोर्ट मांगी है और शहीदों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। पीएमओ ने एक ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने उन सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है जो हमले में शहीद हुए हैं। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, जिसमें पुंछ जिले के सूरनकोट इलाके में मंगलवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। वहीं इस आतंकी हमले के बाद राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। जहां बीजेपी हमले की निंदा कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी घाटी में हालात में कोई सुधार नहीं होने की बात कह रही है। जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, हम सुनते हैं कि हर रोज कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक कश्मीर में हो रहा है, चाहे उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हों, चाहे सिविलियंस हों, उसमें कश्मीरी पंडित हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सब इसकी जद में आ रहे हैं। और जो आज जम्मू कश्मीर का सिनेरियो है, चाहे उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है हालात सुधरे नहीं हैं। चाहे रोजगार की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, चाहे जमीन की बात करें, जो इंपॉर्टेंट था 370 में मेन चीजें यही थी, और वही आपने हमसे छीन ली। और हमने उस वक्त कई टेलीविजन डिबेट्स में, प्रोटेस्ट में और रैलीज में मैंने खुद बीजेपी के नेताओं के साथ, स्पोक्सपर्सन के साथ आर्ग्यू किया कि आप जो करने जा रहे हैं, आपने आग में हाथ डाला है। वहीं राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हालत पर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार कश्मीर के हालात ठीक होने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन सच ये है कि यहाँ के हालात खराब हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है। आतंकियों ने जिस बस को निशाना बनाया, वो बस बुलेट प्रूफ नहीं थी। इसके अलावा जवानों के पास कोई भी हथियार नहीं थे। हमले के बाद सेना के जवानों से पूरे इलाकों को घेर दिया है। साथ ही सेना के आला अधिकारियों ने इस कायराना हमले का कड़ा मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.